कहीं पर दिक्कत होती है, कहीं पर परेशानियां होती है, तो उसको बतलाया कीजिए, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बातें कर रहे थे, क्लास जो 10th है, क्लास जो आपके पास कितना है 10th है, इसका जो एक्सरसाइज नंबर आपका जो है वो कितना के बारे में बातें करने जा रहे हैं 1.1, और 1.1 का आज जो हम लोग बातें करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। आज जो बातें करेंगे वो आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। आपको बतला दें क्वेश्चन नंबर 4 एक काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर थोड़ी सी अगर हम लोग इसमें फोकस करें तो। आइए एक बार हम लोग ना इसको देख लेते हैं कि आखिरकार ये बनेगा कैसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर की क्वेश्चन, अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा एक बार आप उस एनसीईआरटी को खोल के और एक बार क्वेश्चन नंबर 4 एकदम से देखिएगा। बोल रहा है हमारे पास में 2 नंबर है, एक नंबर कितना है 306 और एक जो नंबर है वो कितना है 657 है। इन दोनों का अगर हम निकालते हैं HCF है तो कितना होती है 9 आती है, यानी कि यहाँ पर सिंबॉलिक रूप में आपको दे दिया है कि HCF किसका किसका, तो बोलता है 306 और 657। कितना है 306 और कितना है 600 कितना है 57 का जो HCF होती है वो कितना आती है 9 आती है, जो कि आपका क्वेश्चन में एकदम ऑलरेडी दे दिया। मतलब बोल रहा है कि सुनो ना, पिछला जो साल था उसमें हम बनाए थे कि मेरे पास एक नंबर है 306 और एक नंबर कितना है 657 यानी कि 657 है, और इन दोनों का जब हम क्या निकाले HCF निकाले तो वो 9 आया, मतलब आंसर बतला दिया। उधर यार तुम आंसर बतला दिया तो हमको क्या करना है, तो बोलता है सुनो ना, अगर यही दो नंबर का 306 यानी 306 और 657 जो नंबर है इसका अगर हम क्या निकाले LCM निकाले तो बतलाओ कि कितना आएगा। अक्सर एक बात है याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ बतला रहा है या कुछ समझा रहा है तो उसके पीछे की जो कहानी कुछ और होती है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर एक वैल्यू एक डाटा आपको बतला दिया गया था, इसका मतलब अगला डाटा आपसे पूछ रहा है। अब इसको बनाने के कितने आपके पास विधियां हो जाएंगे, 2, कि हम चाहे तो डायरेक्टली 306 और 657 का निकाल देंगे लासा। जो भी विधियां अभी तक हम लोग पढ़े हैं उस मेथड के सहायता से हम 306 और 657 का निकाल देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बोलते हाँ, लेकिन क्या कोई ऐसी विधियां हैं जो कि इसका उपयोग करके हम आसानी से निकाल सकते हैं? आइए आज हम लोग उसी के बारे में बातें करते हैं। तो हम लोग एक रूल देखे थे, क्या देखे थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना के बराबर होता है, HCF गुणने क्या चीज होती है LCM के बराबर होती है। शायद हम इसके बारे में बतलाए थे कि जो भी 2 संख्या है और उससे जो हमारा आया होगा LCM और HCF तो वो आपस में एक रूल बैठाता है, एक इनके बीच में संबंध है। क्या संबंध है कि अगर उन दोनों को हम क्या निकाले गुणना कर दे तो उसका HCF और उसका जो अगला नंबर आएगा LCM, उन दोनों को भी गुणना करने के बाद दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब सबसे पहली बात यहाँ पर बोलता है 2 संख्या। अब यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा, तो एक आपका हो जाएगा 306 गुणना में आपके पास कितना हो जाएगा 657 हो जाएगा। बराबर को उस पार देखो, फर्स्ट में क्या बोल रहा है HCF, तो उसका वैल्यू कितना मालूम है 9, और अगला का वैल्यू क्या बोल रहा है LCM, जो हमको मालूम नहीं है वही तो हमको निकालना है। अब इसके बाद बनाए कैसे, कुछ लोग बोलेगा नहीं इनको गुणना कर देते हैं, जो आएगा 9 गुणना में बराबर किस पार आएगा, बट्टा में होगा, फिर भागा करेंगे। उतना लंबा काहे करना जाना भाई, इसको छोड़ दो वैसे ही। क्या लिखेंगे 306 गुणने में कितना हो जाएगा 657 बट्टे में, ये 9 गुणना में था, बराबर किस पार आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, और इधर आपके पास से बचेगा LCM। ठीक है, क्या बचेगा LCM। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कट छट करने की कोशिश कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कितना था 9 है, ये कितना है आपके पास 657 है। 9 का पहाड़ा में क्या 65 आती है, क्या नहीं आती, उससे कम 63 आता है। कितना बार में 7 बार में, कितना बच गया 2। 9 का पहाड़ा 2 और 7 कितना हो जाएगा 27। 9 का पहाड़ा में जो 27 कितना बार में आती है 3 बार में। मतलब कि रफ में तुमको क्या करना है, 306 को गुणना करेंगे कितना के साथ में 73 के साथ, 3 × 18 और 3 × 9
6 सते 42, 3 सते कितना होगा 21, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, 9 4 13, इस जगह पर 2, इस जगह पर भी 2, यानी कि लगभग आपके पास जो आंसर आएगी वो कितना होगा 22,338 बराबर कुछ पर क्या लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, क्या कहीं पर दिक्कत? हम चाहते हैं, अभी सोचो इस मेथड से ना बना के अगर हम उस मेथड से बनाते तो सबसे पहले 306 का हम लोग निकालते क्या जी अभाज्य गुणनखंड, फिर 657 का क्या निकालते अभाज्य गुणनखंड, फिर देखते कौन कौन आपस में मिल रहा है भाई, कौन कौन नहीं मिला, फिर उसको हम लोग अलग करते, फिर मल्टीप्लाई करते, गुणना करते, तब जाके हमको आंसर मिलती। लेकिन इसमें क्या चीज है कि एक सिंपल सी हम लोग बातें लिखेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगी वो किसके बराबर में होगा एचसीएफ और किसके बराबर में एलसीएम के बराबर होगा। अब दो संख्या कौन कौन था हम उसको लिख दिए और जिनका जिनका वैल्यू मालूम है हम उसको लिख दिए। उसके बाद जिनका वैल्यू मालूम नहीं है गुणना है बराबर किस बार भेजेंगे बट्टा में, वो अकेला हो गया, वहां से गुणना करके हमने आंसर निकाल लिया। क्या इतना में कहीं पर दिक्कत है क्या कुछ क्वेश्चन पूछने के लायक है क्या? नहीं ना। चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर आइए। इसके बाद जो अगला हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ी सी आपको सोचना है और थिंकिंग लगानी। क्या जो थिंकिंग लगाना है कि जांच कीजिए कि क्या कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृत संख्या, हम लोग जानते हैं भाई प्राकृत संख्या स्टार्टिंग कहां से होता है 1 2 3 4, ठीक है, हम लोग जानते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होती है 1 से होती है। क्या बोलता है n के लिए एक संख्या है 6 पर पावर n का अंक किस पर समाप्त हो सकती है 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब क्वेश्चन आपको पूछ क्या रहा है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में आए तो आपको हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बोल रहा है 6 पर पावर एक हमारे पास संख्या है n। अब हो सकता है कि जो n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, n की जगह पर कोई भी नंबर का मतलब एक प्राकृत संख्या होगा, जैसे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, डॉट 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 डॉट। क्या बात है समझ में आ रही है? बोल क्या रहा है, हमारे पास में एक फॉर्मेट है 6 पर पावर कितना दिखाई दे रहा है n दिखाई दे रहा है, और n एक किस प्रकार की संख्या है तो प्राकृत संख्या है, और जो प्राकृत संख्या होती है वो स्टार्टिंग कहां से होती है 1 2 3 4 से। बोल रहा है कि क्या कभी ऐसा संभव है कि n का वैल्यू हम कुछ बैठाएं और इसका वैल्यू पूरा का पूरा कितना आ जाए तो 0 आ जाए या अंत में आ जाए। सुनिए अब चलो एक आध एग्जांपल समझते हैं। 6 अगर n की जगह पर 1 हम लोग रखते हैं, यानी 6 को एक बार लिख के गुणना करेंगे कितना होगा 6 होगी। अच्छा 6 n की जगह पर अब की बार हम कितना रखते हैं 2, मतलब 6 को 2 बार लिख के गुणना करते हैं तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो क्या आखिरी में आ रहा है क्या सुनने? नहीं आ रहा है भाई। अच्छा n की जगह पर हम रखते हैं 3, कितना रखते हैं 3, तो क्या 6 को 3 बार लिख के गुणना करेंगे कितना आएगा 216 आएगी। 6 को 3 बार लिख के गुणना करेंगे कितना आएगा 216 आएगा। क्या आखिरी में तुमको कितना दिखाई दे रहा है 6 ही दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा संभव है कि n के जगह पर मतलब कि पूरा हम सॉल्व करेंगे तो आखिरी में अंत में हमको दिखाई दे तो 0? ऐसा क्या होगा? तो बोलो ना, अभी तक का पैटर्न में तो एक चीज हमको समझ में आया कि n की जगह पर अगर इस सब बैठाते हैं तो हमारा इकाई की जो संख्या होगी हमेशा 6 ही मिलती जाएगा। इकाई की संख्या हमेशा कितनी मिलती जाएगी 6 ही मिलती जाएगा। तो आपको ये जांच करके बतलाना है क्या ये संभव है, तो इसका आंसर हो जाएगा एकदम नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब की बार 6 पर पावर हम कितना बैठाएंगे 4, 6 पर पावर कितना बैठाएंगे 4 बैठाएंगे, तो 4 के साथ भी अगर हम लोग करते हैं, अगर 216 को फिर से हम 6 से गुणना करते हैं तो 6 6 36 का 6 हाथ में 3, 6 एकम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, यानी 6 पर पावर अगर हम 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1296 हो जाएगी, यानी कि इकाई की संख्या कितनी आती है 6 आती है। क्या ऐसा संभव है कि उसका इकाई की संख्या आ जाए सुनने? तो बोलते हैं नहीं, 5 बैठाएंगे तो वह वही हाल, 6 बैठाएंगे तो वही हाल है, यानी कि इतना सामने हमको पैटर्न समझ में आ गया कि आखिरी में कितना दिखाई देगा 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ऐसा संभव नहीं है। नहीं, ऐसे लिखो कि n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है
और इसका मान रखने पर, और इसका मान रखने पर, इसका मान रखने पर इकाई संख्या में हमेशा 6 ही प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा। बात समझ गए? यानी कि इकाई संख्या में तुमको कितना मिलेगा? 6। यानी कि तुम सोच रहे हो कि अगर इकाई संख्या में मेरे पास आ जाए 0 तो ऐसा संभव नहीं है। क्या कहीं पर दिक्कत? चलिए, अगर इतना में दिक्कत नहीं है तो हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला नंबर का जो क्वेश्चन है उस जगह पर थोड़ी सी बातें किया है। एक है भाज्य और एक है अभाज्य के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एक का नाम क्या चीज है? भाज्य, और एक का नाम क्या चीज है? अभाज्य। ठीक है, अभाज्य को इंग्लिश में हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर। और जो भाज्य होता है इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। भाज्य का मतलब क्या चीज होगा कि वो जो नंबर्स होगी, वो जो संख्या होगा, उस मतलब कि वो जो संख्या कई और पहाड़े से भी आएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बातें करते हैं किसके बारे में? 16 के बारे में, तो जो 16 है वो 1 का भी पहाड़ा में आता है, 2 का भी पहाड़ा में आता है, 4 का भी पहाड़ा में आती है, 8 का भी पहाड़ा में आती है, और खुद 16 का भी पहाड़ा में आता है। तो 16 एक कौन सा संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो कई और भी हमारे पास जो पहाड़े हैं उसके साथ में क्या होती है? भाज्य होती है। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। तो अभाज्य किसको बोलेंगे? तो अगर हम कितना ले लेते हैं? 13 अगर देखिए तो ये खुद 1 का पहाड़ा और कितना का पहाड़ा में आती है? 13 का पहाड़ा। इसके अलावा क्या कोई और पहाड़ा में आती है क्या? नहीं आती। यानी कि अगर कोई एक ऐसा नंबर है, अगर कोई एक ऐसा संख्या है जो एक और अपने अलावा किसी और के भी पहाड़ा में आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। और भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक, क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर वो सिर्फ एक और खुद अपने पहाड़ा में आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। इस बात को रखिएगा ध्यान, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आइए, जो आपका प्रश्न नंबर 6 है कुछ इस प्रकार से है। अभी जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या चीज है कि आपके पास में कितने नंबर से? 2 नंबर से। एक कितना है? 7 गुना 11 गुना कितना है? 13, प्लस में कितना है आपके पास में? 13 है। ये हो गया। एक और भी नंबर है, पहले हम इसको कर लेते हैं। आपको ये बतलाना है कि जो यहाँ पर एक हमारे पास में प्रॉब्लम दी गई है, आखिरकार इसका कुछ तो नंबर आएगा ना, गुणा करके फिर हम उसमें कुछ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो नंबर आएगा बतलाना है कि वो आपका भाज्य है क्या अभाज्य। यानी कि आपको इस मेथड से बतलाने की कोशिश करना है कि जो हमारे पास नंबर आएगी वो आपका भाज्य संख्या होगी या फिर अभाज्य संख्या होगी। और अभी हम लोग इसके बारे में बातें कर चुके हैं कि भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है। तो इसको भी बनाने के कितने तरीके हो जाएंगे हमारे पास में? 2। चाहे तो हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से पहले हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एक नंबर मिलेगी, एक संख्या मिलेगी, हम उसको देखेंगे कि वो एक भाज्य है कि अभाज्य है। अन्यथा एक और भी हमारे पास में मेथड है जहां पर हमको पूरी तरीके से गुणा करने की जरूरत नहीं है। आइए हम उसके बारे में बातें करते हैं। अगर तुम यहाँ पर ध्यान दो तो समझ में आएगा। थोड़ी सी भी अगर क्लास 8 के बारे में जानकारी है तो जो गुणा वाला होता है वो एक साथ में होती है, एक अलग खानदान का होता है। बीच में प्लस आ जाने के बाद वो एक अलग खानदान की ओर चला जाता है। तो अगर हम देखें इस खानदान और इस खानदान में 13 इसके पास भी, 13 इसके पास भी, यानी कि जो आपके पास कितना है 13 है वो दोनों के पास था। तो हम क्या किए, 13 को बाहर कर लिया। अब जैसे ही हम 13 को बाहर किए तो पहला वाला जो खानदान है उससे जो आपके पास जो 13 है वो बाहर आ गया। तो कौन कौन बच गया? एक आपके पास 7 बच गया और एक आपके पास 11 बच गया। बीच में प्लस था तो हम प्लस बैठा दिए। अब इस जगह से भी जो
13 था वो तो बाहर आ गया, तो अब तो यहाँ पर कुछ नहीं है। मतलब कि एक बात बतलाइए, 13 का पहाड़ा में जो 13 होगा कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। अगला स्टेप में क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर कितना होगा? 13 होगा। बतलाओ कि आपके पास कितना है यहाँ पर? 7 को 11 से गुणा करेंगे कितना होगा? 77 प्लस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको बनाए तो कितना हो जाएगा? 13 गुणे 77 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 78। अगर हम इसको और भी अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, 13 गुणे ये आपके पास में कितना है? 78 है। 78 हम लोग जानते हैं कौन सा पहाड़ा में आती है? 13 का पहाड़ा में 13 × 78। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 13 गुणे 6 है। 78 का अगर हम कर दे यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको? अभाज्य गुणनखंड। 78 का हम लोग क्या कर दे? अभाज्य गुणनखंड कर दे, या फिर छोड़ दो। 78 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 13 गुणे 6। 13 गुणे 6, 13 × 78। बात समझो क्या चाहिए। सबसे पहले जो पहला वाला आपके पास में भाग था और ये जो अगला भाग, क्योंकि प्लस क्या करता है, इसको 2 भागों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आपके पास 13 इधर भी था, 13 इधर भी था, 13 को हम क्या कर लिए? बाहर कर लिए। अब पहला वाला खंड से अगर 13 को बाहर करेंगे कौन कौन बचेगा? 7 और 11 बच जाएगी। तो 7 और 11 हम तो यहाँ पर लिख दिए, बीच में प्लस होने की वजह से हम प्लस बैठा दिए। अब 13 का 13 तो निकल गया, लेकिन इसके पास से बचा क्या चीज? 1 बचा। इसके पास बचा क्या चीज? 1 बचा। अब बतलाओ कि 13 का पहाड़ा में जो आपके पास 13 है वो कितना बार में आती है? 1 बार में। तो 7 को 11 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 77 प्लस में कितना है? 1 है। अब जाहिर सी बात है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 78 आएगा, और 78 को अगर हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखने की कोशिश करें तो कितना होगा? 13 गुणे 6 आएगी। मतलब यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, हम चाहे तो इसको भी और भी भागों में बांट सकते हैं। ये हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगी। मतलब क्या समझाना चाह रहा है कि जो यहाँ से नंबर मिलेगी वो कौन कौन टेबल में आएगा? एक 13 का पहाड़ा में, एक 6 का पहाड़ा में, और एक 1 का पहाड़ा में। तो बतलाइए कि ये एक भाज्य होगा कि अभाज्य होगी? क्योंकि अभाज्य होने के लिए एक 1 का पहाड़ा में और एक खुद का पहाड़ा में, यानी कि 2 ही नंबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हैं? 3। कौन कौन? एक आपका 13 आ जा रहा है और एक आपका 6। हम देखा जाए तो 6 को 2 और कितना लिख सकते हैं? 3 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको और भी भागों में बांटे तो कितना हो जाएगा? 13 गुणे, ठीक है 13, और जो आपके पास 6 है कितना लिखेंगे? 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3। हाँ, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि किससे जाएगा? तो सबसे पहले 1 से तो जाएगा ही, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, और किससे जाएगा? 13 से विभाज्य है। 13 से विभाज्य है, यानी कि ये सारे के सारे टेबल में आएगा। अब जब ये इतने सारा 1 और 1 से अधिक संख्या से विभाज्य है, तो आप ही बतलाइए कि ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? तो ये एक भाज्य संख्या होगा। तो क्या लिखेंगे? अतः यह भाज्य है। क्या लिखेंगे? अतः यह भाज्य है। भाज्य है। क्या कोई दिक्कत है? यहां पर लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे, फिर कितना लिख दिया? 2, फिर से गुणना है, फिर गुणे 1, प्लस में कितना है आपके पास? 5 है ना। आपके पास कुछ इतनी बड़ी एक क्या चीज है? संख्या है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे, है ना। अगर आप इसमें ध्यान दो तो एक बातें समझ में आएगी कि इस प्रकार से हमारे पास एक नंबर है। क्या क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे, प्लस में कितना है? 5। तो अभी हम एक बात बतलाएं कि जहां तक गुणना होता है उसका एक भाग होती है, और जब प्लस आ जाती है तो एक अगला भाग हो जाता है। तो 5 उसके पास भी दिखाई दे रहा है, 5 इसके पास भी दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 5 को कॉमन कर लेंगे। तो कौन कौन बच जाएगा? 7 गुणे 6 गुणे 5 तो बेचारा बाहर निकल गया, 4 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1 हो जाएगी, और प्लस में यहां पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगी। और 5 नहीं होगा जी। 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है? 1 बार में आती है। अब इसको गुणना करने की कोशिश करो। 1 को 2 से गुणना करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से गुणना करेंगे 6 आएगा, 6 को 4 से गुणना करेंगे कितना होगा? 24 आएगा, और 24 को 7 छक 42, यानी कितना हो जाएगा? 5 गुणे, यहां से इतना तक अगर हम गुणना करते हैं तो 24 को कितना से गुणना करना होगा? 42, यानी 42 को गुणना करेंगे 24 के साथ। 4 दूनी 8, 4 चौके 16,
2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10, हाथ में 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। यानी कि गुन्ना इस जगह पर ठीक है, इस जगह पर कितना हो जाएगा 1008 प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगी, यानी 5 गुन्ने कितना लिखेंगे 1009। 1000 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 1008 और 1001 को अगर हम क्या करते हैं जोड़ते हैं तो 1009 आएगा। अब ये 1000 जो 9 है वो एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या है। मतलब यहां से हमको क्या समझ में आया कि जो ये नंबर होगी वो कितना कितना से विभाज्य है, 5 से, 1009 से और 1 से। तो सोचो ये जो नंबर है वो 1 से भी विभाज्य है और 1 मतलब 2 संख्या से अधिक से विभाज्य है, यानी कि फिर से ये क्या हो जाएगा भाज्य और फिर अभाज्य। क्योंकि अभाज्य होने के लिए सिर्फ 1 और अपने पहाड़ा माना चाहिए, यानी कि 2 संख्या से विभाज्य होनी चाहिए, जबकि यहां पर हमको 2 संख्या और एक यानी टोटल कितने संख्या से मतलब विभाज्य होता दिख रहा है 3। तो ये एक अभाज्य ना होके क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग किस बातों को लिखते हैं, लिखेंगे कि ये 1 से, 5 से और 1009 से विभाज्य है, 1009 से विभाज्य है, विभाज्य। अतः यह एक भाज्य संख्या होगा, यह एक भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। क्या कोई दिक्कत है यहां पर? क्या इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो 6 नंबर की जो प्रश्न है आपका कंप्लीट हो गया है। अगला हम लोग आते हैं 7वां नंबर की प्रश्न। ठीक है, कहां पर आएंगे 7वां नंबर का प्रश्न, और अब की बार हम लोग क्या करेंगे उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हम लोग के पास में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के जो हमारा 6 था उतना तक तो कंप्लीट हो गया। 6 तक में हम लोग बातें किए किसके बारे में, कि भाज्य के बारे में पहचानने की कोशिश की कि क्या ये भाज्य होगा कि नहीं होगा। तभी सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोग देखें कि भाज्य क्या होती नहीं होती। लेकिन प्रश्न नंबर 7 एक थोड़ी सी आपके साथ क्या खेला, क्या किया है, बोल रहा है कि 2 बच्चे हैं, एक का नाम क्या चीज रवि और एक का नाम क्या चीज है सोनिया। क्या चीज है? सोनिया। एक का नाम रवि और एक का नाम सोनिया, और दोनों का दोनों एक एथलीट है। और एथलीट होने की वजह से एक क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। जबकि बोलता है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगती है 18 मिनट, और जो रवि है उसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग जाता है 12 मिनट। तो बोल रहा है कि अगर ये इसी स्पीड से चलते रहे तो कितना टाइम के बाद में दोनों एक ही जगह पर आके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मतलब बोल रहा है कि अगर ये चलते रहे, जाहिर सी बात है कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जब क्या होगा कि आपस में इन लोग इक्वल में होंगे, बराबर में होंगे, हाय हेलो करेंगे उस टाइम पे, है ना, कि हाय सोनिया, है ना। तो वो कब होगा? तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो सोनिया है उसको कितना समय लगा 18 मिनट। तो हम लोग सबसे पहले क्या चीज करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना के बारे में बातें करने जा रहे हैं 7। तो क्या करेंगे 18 का हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो जाहिर सी बात है कि 2 का पहाड़ा 18 9 बार में आती है, और 3 का पहाड़ा में जो 9 है कितना बार में आएगा 3 बार। मतलब कि 18 का भाज्य गुणनखंड मतलब ये कितना कितना होगा 2 गुने 3 गुने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन उसी में अगर हम लोग बातें करते हैं रवि के बारे में, बेचारा रवि उसको एक चक्कर लगाने में, नहीं जी बेचारा नहीं, अच्छा 12 मिनट का टाइम लगा, यानी कि उससे कम टाइम लिया। तो बतलाओ कि 2 का पहाड़ा में कितना बार में जाएगा 6 बार में, 2 का पहाड़ा में कितना बार में जाएगा 3 बार में। मतलब कि 12 का जब अभाज्य गुणनखंड निकाले तो कितना कितना आ गया 2 गुने कितना आ गया 3। और कभी भी आपसे क्वेश्चन इसके बारे में पूछ दे कि 2 ऐसे नंबर्स हैं या फिर 2 इस प्रकार से धावक है और किसी एक पॉइंट पर कब आके मिलेंगे, तो याद रखिएगा वहां पर आपको बनानी होती है LCM, लासा निकालने के लिए बोलती है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग इसका क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं, LCM निकालते हैं किसका 18 का और 12 का। ठीक है, किसका 18 और 12 का हम लोग LCM निकालते हैं। अब कैसे निकाला जाता है, जो भी संख्या मिलती है उसके बदले में हम 1 2 का प्रयोग करते हैं, जो अगला संख्या मिल रहा है उसके बदले में हम किसका प्रयोग करते हैं 3 का, और बाद बाकी जो बच गया हम लोग बोलते हैं जाहिर सी बात है ये किसी के साथ में मिलता नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको इसी में अगला में जो छूट गया उसको लिख देते हैं। क्योंकि कैसे निकालते हैं LCM, कैसे निकालते हैं HCF, इसके बारे में आपको बतलाई गई है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं,
2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 तिया 18, 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 18 दूनी 36। मतलब कि 36 मिनट के बाद दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अतः 36 मिनट के बाद दोनों आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपका पूरी कंप्लीट हो गई है। अगले दिन हम लोग बातें करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1.2 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको वहां पर पूछता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखना। हालांकि वहां पर अधिक क्वेश्चन नहीं है, वो 1.2 कंप्लीट हो जाने के बाद में आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका वास्तविक संख्या वाला पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो जाएगी। तो कल हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में, 1.2 के बारे में, और ऐसा आशा है कि कल ही आपका 1.2 लगभग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग तब तक अपना रखिएगा ध्यान, और जो भी क्वेश्चन आपको बतलाई गई है, ठीक है, उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर दिक्कत होती है, कहीं पर परेशानियां होती है, तो उसको बतलाया कीजिए। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग बातें करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, ठीक।